नमस्कार साथियों, जय हिंद। मेरा नाम है प्रीतेश जोशी और आप सभी का स्वागत है कक्षा 12 के इतिहास विषय के अध्याय नंबर 4 की तरफ, जिसमें है विश्व में राष्ट्रवाद का विकास। इस पूरी के पूरे अध्याय में हम समझने की कोशिश करेंगे कि सब विश्व के अंदर ऐसी कौन सी घटनाएं थी जिससे राष्ट्रवाद का उदय जो था वो पूर्णतः बढ़ता जा रहा था। हमने यहाँ पर क्रांतियों की बात करी थी पिछले वाले पार्ट के अंदर, भाग नंबर 1 के अंदर, जिसके अंदर हमने विस्तृत तौर पर अमेरिकी क्रांति थी यानी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बारे में चर्चा करी थी। अब आज भाग नंबर 2 के अंदर हम चर्चा करेंगे फ्रांसीसी क्रांति को। अगर आपको याद हो तो पिछले वाले भाग के अंदर हमने इस पूरे के पूरे चैप्टर को, भाग को खत्म किया था फ्रांसीसी क्रांति के उदय का। कि सब अमेरिका के अंदर जो क्रांति होती है, जो 13 बस्तियां क्रांति लेकर आती है, जो विद्रोह होता है और ब्रिटिश शासन को पूर्णतः खत्म कर देता है, उस पूरी की पूरे विद्रोह में हमें देखने को मिलता है कि अमेरिकी की ये क्रांति पूर्णतः यूरोप के लिए एक प्रेरणा स्रोत के तौर पर बनती है। और जहां जहां पर भी यूरोप के अंदर समस्याएं थी या जहां जहां पर भी निरंकुश शासन था, वहां पर स्वतंत्रता का विचार जो था वो पूर्णतः फैलता जा रहा था। और इसका पहला एग्जाम्पल, पहला उदाहरण हमें देखने को मिलता है फ्रांसीसी क्रांति की तरफ। तो इस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले फ्रांसीसी क्रांति के कारण से, पर उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए भाई क्या हुआ, हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि सब अमेरिका के अंदर जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ, उससे पूरे की पूरी यूरोप के अंदर, विश्व के अंदर हमें देखने को मिलता है कि राष्ट्रवाद की जो भावना थी, राष्ट्रवाद की जो भावना थी, विचार था, वो पूर्णतः फैलता रहता है। इसी के साथ में अब काफी सारे देश जो है स्वतंत्रता की बातें करने लगे थे कि सब हमें भी पूर्णतः स्वतंत्रता होनी चाहिए, वैचारिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, राजनीतिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, आर्थिक स्वतंत्रता होना चाहिए। इन सभी के लिए हमारे पास कुछ अधिकार होने चाहिए। और ये जितने भी देश थे, जहां जहां पर भी राजशाही थी और राजशाही से परेशान थे, वो क्रांति की बातें, चर्चाएं पूर्णतः करने लगे थे। हमें यहां पर देखने को मिलता है कि इस पूरी की पूरी अमेरिकी क्रांति का क्रांति से जो प्रेरणा होती है वो पहुंचती है तब फ्रांस की तरफ। पर फ्रांस की राज क्रांति जो थी वो अपने आप में क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है और विश्व में इसका नाम क्यों लिया जाता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। अगर मैं फ्रांस की बात करता हूं तो उस समय पर स्थिति क्या थी? फ्रांस के अंदर सब राजशाही थी, राजशाही थी यानी कि राजतंत्र था। अब वहां का जो राजा था वो अपने आप में पूर्णतः निरंकुश था। निरंकुश यानी कि उसका ऊपर कोई भी अंकुश नहीं लगा सकता था, उसके पास एब्सोल्यूट पावर थी। वो निरंकुश शासन से, अपने पूर्णतः शासन प्रणाली से हर जगह हमें देखने को मिलता था कि सामान्य लोगों का शोषण पूर्णतः बढ़ता जा रहा था। साथ साथ में फ्रांस के अंदर सामाजिक विषमताएं थी। चर्च जो था वो अपने आप में एक भ्रष्टाचारी संगठन बन गया था। इस वजह से हमें देखने को मिलता है कुरीतियां जुड़ती जा रही थी। पर सबसे बड़ा हमें देखने को मिलता है नकारात्मक प्रभाव जिसके पास जा रहा था वो एक आम नागरिक के पास जा रहा था। और हमने ये भी देखा कि सब अमेरिका के अंदर जैसे आम नागरिक जो थे वो एक क्रांति को जन्म देते हैं ब्रिटेन के खिलाफ, उसी तरीके से फ्रांस के अंदर भी क्रांति होने वाली थी। लेकिन इस बार क्रांति किसके खिलाफ? राजतंत्र के खिलाफ। कौन से राजतंत्र के पास? साहब एक ऐसे निरंकुश राजतंत्र के खिलाफ जो पूर्णतः लोगों के ऊपर शोषण कर रहा है, अपनी केंद्रीकृत ताकत को अपने पास रख के, अपनी सेना के माध्यम से। तो चलिए चर्चा करते हैं साहब फ्रांस की क्रांति की तरफ। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं अपन फ्रांसीसी क्रांति के कारण की तरफ। पहला कारण होगा साहब राजनीतिक कारण। फ्रांस के अंदर निरंकुश राजतंत्र था, राजा ईश्वर का प्रतिनिधित्व मानता था और राजा फ्रांसीसी जनता पर कई तरीके के अत्याचार में बढ़ोतरी किए जा रहा था। इससे जनता के अंदर असंतोष जो था वो पूर्णतः व्याप्त था कि साहब जो फ्रांस की राजनीतिक ताकत थी वो एक ऐसे राजा के हाथों में थी जो पूर्णतः निरंकुश था। ना ही उसको प्रजा से कोई मोहब्बत थी, ना ही उनका कोई डर था। यानी वो पूर्णतः अपने शोषण को बढ़ाए जा रहा था, बढ़ोतरी करते जा रहा था। दूसरा, फ्रांस के अंदर हमें देखने को मिलता है जो शासक था वो अपने आप में अयोग्य था, अकर्मण्य था, विलासी था तथा शासकीय दृष्टि से बुद्धिहीन था। निरंकुश राजतंत्र चलाने के लिए जो योग्यता फ्रांस के राज लुई 15 में होनी चाहिए, उसमें पूर्णतः उसके अंदर अभाव था। यानी इससे जो पहले के राजा थे उनके हिसाब से यहां पर देखें तो लुई 16 जो था वो अपने आप में पूर्णतः कमजोर और एक ऐसा शासक था जो विलासितापूर्ण जीवन जो है पूर्णतः कर रहा था। उसके अधिकारी जो है वो शासन को चला रहे थे। और जब ऐसे अधिकारी शासन को चलाएंगे तो वो पूर्णतः भ्रष्टाचार को अपने आप में जन्म देंगे। तीसरा हमें देखने को मिलता है साहब कि पेरिस के अंदर वर्साय महल फ्रांस के राजकीय राजस्व की कब्रगाह साबित हुआ था। फ्रांस की कानून व्यवस्था संपूर्ण राज्य के अंदर एक समान रही थी। यद्यपि एस्टेट जनरल और पोर्लोमा नामक जो संस्थाएं थी वो तत्कालीन राजनीतिक असंतोष पर नियंत्रण कर सकती थी, लेकिन यह भी राजकुलीन वर्ग के प्रभाव के क्षेत्र के अंदर थी। लेकिन जो संस्थाएं जो चाहती तो अगर ऐसे बदलाव कर सकती थी जिससे लोगों के अंदर संतोष आ सके, उन सभी को पूर्णतः हमें देखने को मिलता है कि राजा ने, उसके अधिकारियों ने अपने ताकत का एक केंद्र बना रखा था। यानी स्थिति यह थी कि राजनीतिक तौर पर फ्रांस की जो जनता थी वो पूर्णतः कमजोर होती जा रही थी। पर क्या सिर्फ राजनीतिक कारण हो सकता है? तो नहीं, हम यहां पर देखेंगे सब सामाजिक कारण।
सामाजिक कारण, फ्रांस की अगर बात में करूं तो सामाजिक विषमताएं फ्रांस के अंदर पूर्णतः बढ़ती जा रही थी। राजा, अभिजात वर्ग यानी कि कुलीन वर्ग और जो पादरी वर्ग था वो अपने आप में शासन के अंदर अपनी हिस्सेदारी को सुनिश्चित करता था, और जो सामान्य लोग थे उनके साथ पूर्णतः भेदभाव होता जा रहा था। यानी सामाजिक विषमताएं भी फ्रांस की क्रांति का एक बड़ा कारण बनी। समस्त फ्रांसीसी समाज विशेषाधिकार विहीन और विशेषाधिकार युक्त दो भागों के अंदर बंट चुका था। पादरी, कुलीन व राजा कई तरीके के अधिकारों से युक्त थे, जबकि मजदूर, किसान, अध्यापक, डॉक्टर, व्यापारी, कलाकार तथा अन्य करों की अगर मैं बात करता हूं, अन्य करों का बोझ जो है वो पूर्णतः लेते जा रहे थे। चाहे डॉक्टर हो, चाहे अध्यापक हो, या फिर हमें देखने को मिले कि किसान या मजदूर वर्ग हो, कर जो है इनके ऊपर पूर्णतः थोपा जा रहा है। तो हम इस बात को पूर्णतः कह सकते हैं कि फ्रांस का जो समाज था वो दो वर्गों के अंदर पूर्णतः बंटता जा रहा था। एक जो कर ले रहा था, एक जो कर दे रहा था, जिसके ऊपर कर का जो है वो पूर्णतः बोझ पूर्णतः बढ़ता जा रहा है। ये ध्यान रखना है, विशेष अधिकार युक्त और विशेष अधिकार विहीन समाज जो है यहां पर पूर्णतः बनता जा रहा था। मजदूर वर्ग की अगर मैं बात करता हूं तो मजदूर वर्ग को बेगारी अथवा कम वेतन पर कार्य करना पड़ रहा था। पादरी वर्ग जनता पर कई तरीके के मजहबी कर लगा देता था। चर्च के पास अपार धन संपत्ति व भूमि थी, यहां तक कि न्याय देने का काम भी चर्च के पास ही था। पादरी वर्ग अपनी नैतिकता यहां पर पूर्णतः खो चुके थे, और हमें स्थिति यहां पर देखने को मिलती है कि साहब ये जो पादरी वर्ग था वो समाज को बांधने का काम न करते हुए अपना विलासितापूर्ण जीवन जो है वो पूर्णतः बढ़ रहा था। और जब ये एक सामान्य आदमी देखता था तो उसको लगता था साहब धर्म अगर ये है तो ऐसे समाज के अंदर रहने का क्या फायदा है। तीसरा हमें देखने को मिलता है आर्थिक दशा। अब फ्रांस की जो आर्थिक स्थिति थी वो पूर्णतः खराब होती जा रही थी। एक कॉन्सेप्ट के तौर पर यहां पर समझाता हूं। देखो, सबसे पहले तो ये फ्रांस के अंदर हमें देखने को मिलता था कई प्रकार के युद्धों में लिप्त था। जैसे हमने पिछले वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा था, सप्तवर्षीय युद्ध, 7 ईयर वॉर जो है वो फ्रांस और साथ साथ में इंग्लैंड के बीच में हुई थी कि सब यूरोप की ताकत किसके पास रहनी चाहिए। क्योंकि वो अपने आप को युद्धों के अंदर झोंक रहा था तो उसकी आर्थिक स्थिति दिन ब दिन दयनीय होती जा रही थी। दूसरी हमें देखने को मिल रहा था कि साहब जो कर व्यवस्था थी वो पूर्णतः सामान्य नहीं थी, सामान्य थी नहीं। अलग अलग प्रकार के कर जो थे वो पूर्णतः लोगों के ऊपर जलाए जाते थे। कर ऐसे चेंज होते थे जैसे कपड़े चेंज होते थे। तो हमें देखने को मिलता है सब कि कर की जो व्यवस्था थी वो अपने आप में सामान्य नहीं थी, जिस वजह से स्थिति अपने आप में पूर्णतः दयनीय होती जा रही थी। तीसरा कि साहब जो पूर्णतः गरीब वर्ग था, या मैं कहूंगा सब जो कमजोर वर्ग था, कर का बोझ जो है वो सिर्फ इसी वर्ग के ऊपर झेला जा रहा था। जब क्योंकि कर का जो पूरा का पूरा बोझ जो था वो इसी कमजोर वर्ग के ऊपर झेला जा रहा था, और एक ताकतवर वर्ग जिसके पास कर देने की ताकत थी वो पूर्णतः कर से मुक्त था, कर से पूर्णतः फ्री था। क्योंकि इससे पूरी की पूरी आर्थिक चक्र जो था वो खराब होता जा रहा था, और आर्थिक दशा जो थी वो फ्रांस की दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। आर्थिक दशा इतनी ज्यादा खराब हुई कि फ्रांस के राजा ने काफी सारे मंत्रियों को, वित्त मंत्रियों को चेंज किया, काफी सारे उन्होंने परिवर्तन किया। कुछ वित्त मंत्रियों ने जब अच्छा काम करने की कोशिश करी तो रानी के प्रभाव में आकर राजा ने उसको पूर्णतः हटा दिया। यानी आर्थिक दशा सुधारने की कोशिश भी अगर की गई तो वो पूर्णतः नकारात्मक निकली, पूर्णतः खराब हो गई। अयोग्य शासक, विलासितापूर्ण जीवन, भ्रष्टाचार युक्त कर व्यवस्था तथा वंशानुगत नागरिक प्रशासन ने देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर कर दिया था। हर मील के ऊपर चुंगी लगाने वाली हर मील पर लगाने वाली चुंगी और बदलते कानून से मुक्त व्यापार के विकास पर पूर्णतः यहाँ पर रोक लगा दी गई थी। सब एक जगह होती है मुक्त व्यापार कि भैया व्यापारिक गतिविधियां जो थी इसके अंदर फलती फूलती रहे, लेकिन हर जगह पर अलग अलग प्रकार की चुंगी, हर क्षेत्र के अंदर अलग अलग प्रकार के कर। वहां से हमें ऊपर से चर्च जो है उसके पास भी ताकत थी कि वो अपने आप का पूर्णतः कर लगा। तो सोचो भैया करों का बोझ जो था वो इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा था। कर वसूली प्रणाली दोषपूर्ण थी, अन्यायपूर्ण थी, दुखदायी थी व भेदभाव से युक्त थी। किसानों ने फसलों का 80% भाग तो राजा व चर्च द्वारा ही ले लिया जाता था। टाइथ या फिर ट्रिथे नामक कर जो था वो चर्च वसूलता था, जो कि कुल फसल का 10वां हिस्सा था। 1/10 जो है वो पूर्णतः चर्च इस कर को वसूल लेता था। स्थिति कितनी दयनीय थी। नमक पर कर, जिसे गैबेल कहा जाता था, गैबेल वसूल करने का एकाधिकार एक कंपनी के हाथ में था। वह मनमाने रुपये वसूली करती थी। साथ ही कर नहीं देने पर दंड देने का अधिकार भी संबंधित कंपनी के पास ही था। ये सोचो भाई, एक कंपनी इतनी ताकतवर हो गई कि उसके पास न्यायिक ताकत भी है, आर्थिक ताकत भी, कर वसूलेंगे भी, साथ साथ में अगर कर नहीं देंगे तो दंड भी पूर्णतः वो दे देंगे। तो हमें देखने को मिल रहा था कि फ्रांस का जो शासन था वो पूर्णतः हवा में ही चल रहा था। जिसके पास जो ताकत थी वो उसका इस्तेमाल करता जा रहा था। अपनी मान प्रतिष्ठा बढ़ाने के चक्कर में फ्रांस ने अमेरिका स्वतंत्रता संघर्ष, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध को लेकर आर्थिक दशा को और ज्यादा सोचनीय जो है वो पूर्णतः बना दी। स्थिति अपने आप में पूर्णतः दयनीय होती गई, कमजोर होती गई।
अमेरिकी संघर्ष में भाग लेने से फ्रांस को आर्थिक लाभ के उलट अपनी आर्थिक विषमताओं को और ज्यादा बदतर पूर्णतः बना लिया। कि साहब अमेरिकी क्रांति के अंदर भाई आप देखो वहां पर युद्ध किसके बीच में था, समस्या किसके बीच में थी, ब्रिटेन और साथ साथ में अमेरिकियों के 13 बस्तियों के लोगों के बीच में। लेकिन फ्रांस क्योंकि अपनी दुश्मनी का बदला लेना चाहता था तो उस युद्ध के अंदर अपनी पूर्णतः ताकत दी। पिछले वाले भाग के अंदर मैंने आपको यह भी बताया था कि भाई फ्रांस जो था वो अपने नौसैनिक ताकत से पूर्णतः वहां पर मदद कर रहा था। तो भैया स्थिति इतनी दयनीय होती जा रही थी उन युद्धों की वजह से, तो आर्थिक कारण के तौर पर हम समझ गए। चौथा है सब बौद्धिक चेतना। किसी भी क्रांति के अंदर बौद्धिक चेतना या फिर बौद्धिक जन जागरण का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि विचार एक ऐसी चीज है जिसको बिल्कुल भी रोका नहीं जा सकता है। जैसे अमेरिका के अंदर हमें देखने को मिलता है कि काफी सारे ऐसे विचारक थे जिन्होंने अपने विचारों से लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करी और स्वतंत्रता का भाव जो था उन सारे के सारे 13 बस्तियों के जितने भी लोग थे उन सभी के अंदर पूर्णतः सोचा गया। तो सोचो भाई अमेरिका अपने आप में एक राष्ट्र था नहीं, लेकिन क्योंकि वैचारिक तौर पर लोग जो थे वो पूर्णतः जुड़ते जा रहे थे, एक दुश्मन ब्रिटेन का जो शासन था वो पूर्णतः बनता जा रहा था, इस वजह से हमें देखने को मिलता है कि विचार अपने आप में बढ़ते जा रहे थे और उसी बौद्धिक चेतना ने अमेरिका को जन्म दिया। फ्रांस के अंदर भी हमें यही स्थिति देखने को मिलती है कि यहां पर भी जो स्वतंत्रता का विचार है, समानता का जो विचार है, अपने अधिकारों के लिए जो लड़ने की एक मंशा है वो पूर्णतः बढ़ती जा रही थी और उसका कारण था बौद्धिक चेतना। फ्रांस में बढ़ते सामाजिक असंतोष फ्रांस के मध्यम वर्ग ने बौद्धिक आधार जो था वो पूर्णतः बना लिया था। क्यों? क्योंकि जो मध्यम वर्ग था वो किसी भी क्रांति का एक सबसे बड़ा स्तंभ होता है। देखो ताकतवर वर्ग जो है उसके खिलाफ तो क्रांति हो रही, और जो बिल्कुल निम्न वर्ग है वो इस स्थिति में नहीं आएगा कि साहब क्रांति कर सके। जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है वो हो जाता है मध्यम वर्ग। क्यों? क्योंकि इसमें लड़ने की ताकत भी है, शैक्षणिक तौर पर भी मजबूत है, और यहां पर ही मध्यम वर्ग अपने आप में क्रांति का एक सबसे बड़ा स्तंभ बन जाता है। उन्होंने व्यंग, कविता, नाटक, तर्क वितर्क, संगोष्ठियां, सभाएं और समाचार पत्रों के माध्यम से जन सामान्य के मध्य के अंदर चर्चा का विषय यहां पर पूर्णतः बना दिया और चर्चाएं पूर्णतः बढ़ती जा रही थी। यह मध्यम वर्ग कुलीनों और पादरी वर्ग के कानून के समक्ष व करों को चुकाने के मामले में से लेकर समानता का पक्षधर था। फ्रांस के दार्शनिक विशेषाधिकार युक्त व विशेषाधिकार विहीन समाज के बीच विषमता को समाप्त करना पूर्णतः चाहते थे। वे चाहते थे कि सब जो आर्थिक समस्या है वो पूर्णतः खत्म हो जाए, संसाधन जो हो उनके ऊपर सबका हक होना चाहिए, क्योंकि सभी राष्ट्र का एक पूर्णतः हिस्सा है। बौद्धिक वर्ग राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक समानता को लेकर लगातार प्रयत्नशील था। इन दार्शनिकों में रूसो, वोल्टेयर, दिदरो और मोंटेस्क्यू इत्यादि जो थे वो पूर्णतः मुख्य थे, और इन्हीं के विचारों से फ्रांस जो था वो पूर्णतः आपस में जुड़ता जा रहा था। फ्रांस के लोग जो थे वो पूर्णतः स्वतंत्रता, लोकतंत्र, गणराज्य ऐसी बातें जो है वो पूर्णतः करते जा रहे थे। रूसो की अगर बात करूं तो रूसो ने सामाजिक संविदा यानी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत दिया। नेपोलियन ने भी रूसो को फ्रांस की क्रांति का पूर्णतः जन्मदाता कहा जाता है, और एक अब हम भी अभी रॉबेस्पियर का नाम सुनेंगे, वो भी पूर्णतः रूसो का ये जो सामाजिक संविदा थी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट था, उसका बड़ा प्रचारक था। तो आप सोचो कि भैया ऐसी पुस्तकें लिखी गई, ऐसे विचार जो थे वो पूर्णतः बढ़ते गए, जिसके अंदर स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो सिद्धांत था वो दिया गया। और इन्हीं सिद्धांतों से लोगों को ये बात में समझ में आई कि जब तक राजतंत्र है, जब तक ये निरंकुश राजा है, तब तक हम अपनी स्वतंत्रता को पूर्णतः सीमित ही रखेंगे, हम उसको पूर्णतः बढ़ा नहीं पाएंगे, ना ही हमें स्वतंत्रता मिलेगी। अब हम समझने की कोशिश करते हैं सुधार के प्रयास कि साहब क्या राजा ने कुछ ऐसे प्रयास किए थे जिससे क्रांति को शायद रोका जा सकता था? तो हम कहेंगे साहब बिल्कुल रोका जा सकता था, लेकिन हम देखेंगे कि साहब जब स्थिति खराब होती है तो और ज्यादा खराब होती जाती है। जब राजा ने कुछ ऐसे मंत्रियों को नियुक्त किया जो स्थिति को ठीक करने की, स्थिति के अंदर सुधार लाने की कोशिश कर रहे थे, तो हमें देखने को मिलता है कि कुलीन वर्ग, अभिजात वर्ग के प्रभाव में और रानी के प्रभाव में आकर राजा ने उन मंत्रियों को पूर्णतः हटा दिया। लुई 16 ने तुर्गो को वित्त मंत्री नियुक्त किया। तुर्गो ने राजकीय आय बढ़ाने के लिए 3 नियम बनाए: दिवालियापन नहीं, कर वृद्धि नहीं और ऋण नहीं। इसने ऐसे 3 नियम बनाए जिससे शायद आर्थिक स्थिति जो थी वो पूर्णतः सही हो सकती थी। साथ ही मुक्त व्यापार को प्रोत्साहित किया। कोरवी बेगार नामक दुखदायी कर जो था, जो किसानों पर था, उसको पूर्णतः समाप्त कर दिया। और नमक कर और विशेषाधिकार के अंत पर रानी मैरी अंतानेत लेकिन नमक कर और विशेषाधिकार के अंत पर रानी मैरी अंतानेत ने विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग का पक्ष लिया और तुर्गों को मंत्री पद से पूर्णतः हटा दिया। तो सोचो साहब, अभिजात वर्ग, कुलीन वर्ग के कहने पर एक मंत्री जो सुधार की स्थिति लाना चाह रहा था, उसको पूर्णतः हटा दिया।
ब्रिया को नया वित्त मंत्री बनाया गया। ब्रिया ने एस्टेट जनरल बुलाने हेतु राजा को मना लिया, जिससे आर्थिक सुधार जो थे वो पूर्णतः किए जा सके। अब देखो ये शब्द है जो एस्टेट जनरल, देखो जैसे आज भारत के अंदर जो सर्वे सर्वा है, जो सबसे ताकतवर है वो भारत की संसद है, उसी तरीके से उस समय पर एस्टेट जनरल था, जिसका कॉन्सेप्ट तो यही था कि सब लोग जो है उसके अंदर अपना प्रतिनिधित्व दे सके, लेकिन वो सिर्फ नाम की थी। सालों साल तो वो आती नहीं थी, और अगर आती भी थी तो अपने आप में पूर्णतः कमजोर थी। और अभिजात वर्ग हो, पादरी वर्ग हो, राजा का राजशाही वर्ग हो, उसका पूर्णतः उसके ऊपर प्रभाव था, यह हमें देखने को मिलता है। अब इस पूरी के पूरे पॉइंट के अंदर हम समझने की कोशिश करेंगे सब क्रांति की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में, कि सब घटनाक्रम क्या था क्रांति का, जिससे क्रांति जो थी वो पूर्णतः बढ़ती गई। एस्टेट जनरल का आह्वान सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात होती है। जब राजा को हमें देखने को मिलता है, मंत्री पूर्णतः मना लेता है कि सब एस्टेट जनरल आना चाहिए, और एस्टेट जनरल जैसे ही आता है उसके बाद क्रांति की सुगबुगाहट जो थी वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। एस्टेट जनरल के अंदर तीनों वर्गों का प्रतिनिधित्व था, पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और जनसाधारण वर्ग। अब आपको लगेगा साहब ये तो कितनी बढ़िया बात है, जनसाधारण भी है, कुलीन है, पादरी नहीं, लेकिन यहाँ पर जो मताधिकार है वो अपने आप में पूर्णतः सीमित था। चाहे जनसाधारण के अंदर कितने ही लोग क्यों ना आ जाए, पर मताधिकार जो था वो पूर्णतः बहुत ज्यादा सीमित था। ये तीनों वर्ग एस्टेट जनरल के अंदर अलग अलग वर्गों के रूप में बैठते थे। प्रत्येक वर्ग का एक मत था। इस कारण कुलीन व पादरी वर्ग के दो मत होने से बहुमत पूर्णतः हो जाती कि साहब अगर कोई भी कानून लाया जा रहा है और वो लोगों के खिलाफ है, और अगर वोटिंग होती तो सब कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग ये तो पूर्णतः एक साथ हो जाते, तो 1+1 इनका वोट तो हो जाता 2, और अगर जन सामान्य जो इसके खिलाफ वोट देते तो साहब उनका सिर्फ वोट रह जाता 1। अब सोचो भैया, जनसाधारण जनसंख्या के हिसाब से कितने ज्यादा हैं, लेकिन उनकी स्थिति कितनी दयनीय है कि 1 मत। और कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग जो है वो पूर्णतः साथ में मिलकर अपने मन चाहे कानूनों को पूर्णतः पास कर सकते थे। राजा ने जनसाधारण वर्ग की संख्या दुगनी कर दी, फिर भी एक वर्ग होने से मत एक ही पूर्णतः होता था। सब जनसाधारण का जो प्रतिनिधित्व था वो तो डबल बढ़ा दिया, लेकिन मताधिकार जो था फिर वापस सीमित हो गया 1। तो क्या मतलब, वो अगर 1000 लोग भी उसके अंदर आ जाते हैं, लेकिन मताधिकार की बात की जाए तो 1 है, तो भैया जो कानून वो पास करना चाहते हैं वो तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। इस कारण जनसाधारण वर्ग ने मतदान को व्यक्तिगत रूप से करने की मांग कर डाली, अर्थात वर्ग नहीं बल्कि व्यक्ति का मत उतारना चाहिए। यानी जैसे आज हमारा प्यारा जो स्वर्णिम भारत है उसके अंदर अपन क्या बात करते हैं कि सब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है, एक व्यक्ति एक वोट। 18 साल से अबव जो आदमी है वो पूर्णतः वहां पर वोट दे सकता है। लेकिन उसके अंदर स्थिति क्या थी भाई, आपके पास पूरे के पूरे जनसाधारण के पास सिर्फ एक ही मत है। यानी बात की जाएगी कि बल्कि व्यक्ति जो है वो मत दे, एक व्यक्ति एक मत का सिद्धांत जो है वो पूर्णतः आने की बातें चल रही थी। इससे जनसाधारण वर्ग और पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग बहुमत में नहीं रहते। 5 मई 1789 को स्टेट जनरल का अधिवेशन जो था वो पूर्णतः बुलाया गया। स्टेट जनरल का अधिवेशन पूर्णतः बुलाया गया। विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग, कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग और विशेषाधिकार विहीन वर्ग या जनसाधारण वर्ग व्यक्तिगत मत व वर्ग की बात को लेकर आपस में उलझ गए। इससे प्रोत्साहित हो जनसाधारण वर्ग ने 17 जून को स्वयं को सभा को राष्ट्रीय महासभा यानी नेशनल असेंबली जो था वो पूर्णतः घोषित कर दिया कि साहब जहां पर असेंबली चल रही थी, जब जनसाधारण की बातें नहीं मानी गई तो हमें देखने को मिला कि खुद को जनसामान्य ने अपने आप को नेशनल असेंबली का दर्जा दे दिया, राष्ट्रीय महासभा का दर्जा दे दिया। अब इससे क्या हुआ कि भाई जो पादरी वर्ग था और जो कुलीन वर्ग था उसके अस्तित्व को ही पूर्णतः यहां पर समाप्त करने की बातें कर दी। 19 जून को पादरी वर्ग भी इसके अंदर शामिल हो गया। इस पर 20 जून को राजा ने सभा भवन पर ताला लगवा दिया। अब साहब जब सब मानने वाले थे तो राजा को लगा कि भैया ये तो मेरा पूर्णतः शासन को ही खत्म कर देगी। तो 20 जून को राजा ने सभा भवन के ऊपर अपनी सेना की ताकत से ताले लगवा दिए। क्या इससे अब जनसाधारण जो रुक जाएंगे? नहीं, अब वो चले जाएंगे टेनिस कोर्ट। तो आप बोलोगे सर टेनिस कोर्ट क्या खेलने चले जाएंगे? नहीं, उन्होंने सोचा कि जब हमारे लिए सभा बंद हो चुकी है तो क्यों ना हम अपनी ही सभा बना दे, और टेनिस कोर्ट में सारे के सारे लोग इकट्ठे होते हैं और उसी को ही राष्ट्रीय महासभा का दर्जा दे दिया जाता है। हमें देखने को मिलता है सब टेनिस कोर्ट की शपथ 20 जून 1789 को जब राजा के सभा भवन पर ताला लगवाने पर जनसाधारण वर्ग जो था, जिसे तृतीय वर्ग कहा जाता था, उसने अपने पास के टेनिस कोर्ट मैदान में सभा कर डाली। मोनियर द्वारा रखे प्रस्ताव पर संविधान के निर्माण तक और यहां रुकने की शपथ जो है वो पूर्णतः ली गई कि जब तक संविधान का निर्माण नहीं होगा हम सब लोग जो है पूर्णतः इसी टेनिस के कोर्ट के अंदर डटे रहेंगे। इसी को कहा जाता है सब टेनिस कोर्ट की शपथ। यह शपथ टेनिस कोर्ट की शपथ के नाम से जानी जाती है। दूसरा हमें देखने को मिलता है साहब संविधान सभा। राजा ने जब 27 जून को जनसाधारण की बातें मानते हुए नेशनल असेंबली को संविधान सभा घोषित कर दिया गया, तब हमें देखने को मिला कि राजा जब एक बार झुका तो स्थिति लोगों को लगेगा कि हाँ साहब हम बिल्कुल जा रहे हैं और ज्यादा ताकतवर। तीसरा हमें देखने को मिलता है साहब बास्तील के दुर्ग का पतन। ये जो बास्तील का दुर्ग था ना, ये निरंकुश शासन का एक प्रतीक था। जब ये पूर्णतः खत्म हुआ उससे हमें देखने को मिलता है कि जो क्रांति थी वो अपने आप में और उग्र हो गई और ज्यादा बढ़ने लगी।
14 जुलाई 1789 बास्टील का दुर्ग जनता पर अत्याचार का एक प्रतीक था। संविधान सभा के बनने पर रानी व कुलीन वर्ग ने राजा पर दबाव डाला कि वित्त मंत्री नेकर को पद से हटा दिया जाए और सेना को जो है बुला भेजा, सेना को पूर्णतः बुला भेजा। इस कारण संविधान सभा ने डर के नेशनल गार्ड की स्थापना कर दी, जो कि जनता के जाल माल की सुरक्षा करने को तैयार थी। कैस्माइल डेस्मोला नामक नेता ने जनता के विद्रोह करने हेतु भीड़ को जो है वो पूर्णतः प्रेरित किया। और साहब भीड़ का कोई नाम नहीं होता, जब भीड़ इकट्ठी होती है, राष्ट्रवाद की बातें बोल रही हो, तो साहब राजा क्या कर सकता है, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। भीड़ ने बास्तील के दुर्ग पर आक्रमण कर दिया, कैदियों को वहां पर छुड़ा दिया। कुलीन वर्ग के घरों पर आक्रमण कर उनकी संपत्ति और दस्तावेजों को जला दिया गया। जनता ने राजा के सफेद झंडे को त्याग कर लाल, नीले और सफेद झंडे को अपना राष्ट्रीय ध्वज जो था वो पूर्णतः मान लिया। बास्टील का दुर्ग वो एक राजा के शोषण का प्रतीक, उसको खत्म कर दिया। अब जो कुलीन वर्ग था, अभिजात वर्ग था, जो राजा से पूर्णतः जुड़ा हुआ था, जनता को लगा कि साहब राजा जो है वो तो सिर्फ एक प्रतीक है, असली जो उसके राजा के पीछे जो दिमाग है वो इस कुलीन वर्ग का, इस अभिजात वर्ग का है। इस वजह से उनके घरों के ऊपर आक्रमण किया, उनकी संपत्ति को पूर्णतः नुकसान पहुंचाया और उनके दस्तावेज जला दिए। अब आप दस्तावेज जला दिए क्यों? क्योंकि साहब जब दस्तावेज ही नहीं रहेंगे तो जो उन्होंने अगर उनमें से कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने खूब ऋण दे रखा है या मजदूरों के ऊपर कोई दमन चक्र चला रखा है, तो साहब वो पूर्णतः अपने आप ही दस्तावेजों के साथ खत्म हो जाएंगे। तो इनका टारगेट जो है ये अभिजात वर्ग बने। 27 अगस्त 1789 को राष्ट्रीय सभा ने लफायते के प्रस्ताव पर भविष्य के संविधान निर्माण हेतु जो उद्देश्य व सिद्धांत घोषित किए वो मानव अधिकारों बने। यानी हमें देखने को मिलता है कि अब जो महासभा थी वो अपने आप में इतनी ताकतवर होती जा रही थी, अधिकारों की बात करी थी, राजा के शोषण को खत्म करने की बात की जा रही थी। पहला साहब अधिकार क्या बना? पहला अधिकार बना साहब कि मजहबी स्वतंत्रता का सिद्धांत जो है वो पूर्णतः लागू हो। हर जगह हमें देखने को मिल रहा है कि जब जब ये क्रांति आई तो अपने आप में जो धार्मिक स्वतंत्रता जो थी, रिलीजियस फ्रीडम जो थी, वो अपने आप में पूर्णतः बढ़ती गई। निजी संपत्ति के स्वामित्व को यहां पर पूर्णतः मान्यता दी गई। साहब निजी संपत्ति कि भैया ये जो पूरी की पूरी संपत्ति है, मैं किसान हूं तो ये मेरी संपत्ति है, मैं इसके पूरी की पूरी जमीन का स्वामी हूं। विचारों की स्वतंत्रता, प्रेस को पूर्णतः यहां पर लागू किया गया। हमें देखने को मिलता है कि साहब प्रेस जो थी वो अपने आप एक माध्यम है लोगों को जोड़ने का, सूचनाओं के आदान प्रदान का। इस वजह से हमें देखने को मिलता है कि इसकी स्वतंत्रता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। सरकारी सेवाओं में समानता का अधिकार, ऐसा नहीं कि साहब वंशानुगत होना चाहिए, वंशानुगत पूर्णतः खत्म करके और समानता का जो है अधिकार यहां पर स्वीकार किया गया। राज्य का कानून जनता की इच्छा पर आधारित हो और साथ ही उन्हें बिना कानूनी अधिकार गिरफ्तार नहीं किया जा सके, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट तौर पे बातें यहां पर करी गई। ये एक बड़ा अधिकार है जिसे हमें देखने को मिलता है साहब के कानून जो था वो पूर्णतः सबके लिए सामान्य बन सके। अब स्थितियां और कौन सी देखने को मिलती है? सब स्त्रियों का मार्च। ये भी अपने आप में एक ऐसा मार्च था जिसने, मैं कहूंगा कि सब राजा के शोषण को पूर्णतः खत्म किया। और इसका जो परचम लहराया, वो लहराया किसने? सब महिलाओं के एक मार्च। 5 अक्टूबर 1789 को पेरिस से दूर वर्साय के महलों में शान और शौकत की जिंदगी जीने वाले राजा को 5 से 6 हजार महिलाओं ने रोटी की मांग के ऊपर घेर लिया। तो जो भैया स्थिति, आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय हो रही थी कि सब एक ब्रेड खरीदना, रोटी खरीदना जो है वो महिलाओं के लिए, बनाना, आटा खरीदना, ये अपने आप में मुश्किल होता जा रहा था। और उसी के प्रतीक के तौर पर 5 से 6 हजार महिलाओं ने वर्साय के महलों को पूर्णतः वहां पर घेर लिया। यह स्त्रियों का मार्च भी पूर्णतः कहलाता है। क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है कि साहब स्त्रियों का मार्च किसे कहा जाता है? तो अपन कह सकते हैं साहब इस पूरे के पूरे महिलाओं द्वारा जो घेराव किया गया उसको कह सकते हैं। सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्लर्गी। अब हमें देखने को मिलेगा कि जो क्लर्गी अपने आप में एक ताकतवर वर्ग है, उसके अंदर भी बड़े परिवर्तन आए। इस संविधान के तहत पादरियों को और चर्च को राज्य के अधीन वेतन भोगी कर्मचारी बना दिया। यानी कि साहब जो पादरी है, जो अपने आप में बड़ा ताकतवर वर्ग था, वो राज्य के अंतर्गत एक वेतन भोगी कर्मचारी होंगे, यानी राज्य उनको पूर्णतः वेतन देगा। अब इससे लगेगा साहब वेतन क्यों देगा और क्या स्थिति होगी? साहब पहले इनकी ताकत इतनी थी कि चर्च जो था वो कर लगा सकता था, यानी वो राज्य से भी कई जगह पर ताकतवर था। लेकिन अब इनकी ताकत को पूर्णतः सीमित कर दिया और राज्य के अंतर्गत कर दिया कि साहब धर्म का काम है, वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में आपको यहां पर काम करना पड़ेगा। उन्हें देश के प्रति संविधान की शपथ लेनी थी और इस प्रकार चर्च का स्वतंत्र अस्तित्व जो था वो पूर्णतः समाप्त हो गया। इस प्रकार चर्च का जो स्वतंत्र अस्तित्व था वो पूर्णतः समाप्त हो गया। जिन पादरियों ने इस संविधान को स्वीकार किया वे ज्यूरर, और जिन्होंने इस संविधान को अस्वीकार किया वे पादरी नॉन ज्यूरर जो है वो कहलाते थे। 21 जनवरी 1793 को लुईस 16 को मृत्यु दंड दे दिया गया। और ये यूरोप के अंदर एक ऐसी घटना थी जिससे आसपास के जो राजतंत्र थे उनकी नींव हिल गई। उनको लगा कि साहब जब लोग अपनी क्रांति के ऊपर आते हैं तो स्थिति कितनी ज्यादा खतरनाक हो जाती है, कितनी ज्यादा खतरनाक हो जाती है।
इस कांड ने समस्त यूरोप और फ्रांसीसी जनता के विरुद्ध कर दिया। इस घटना ने राजतंत्र को पूर्णतः समाप्त कर दिया और सब फ्रांस से जो निरंकुश शासन था वो पूर्णतः अब समाप्त हो चुका था। अब हम समझने की कोशिश करेंगे सब कुछ दलों को। अब कहोगे सब दल कैसे आ गए? देखो, फ्रांस जो था वो अपने आप में धीरे धीरे दलों के अंदर बढ़ता जा रहा था। क्यों? क्योंकि जैसे ही राजतंत्र खत्म हुआ तो उनकी ताकत को लेने के लिए अब कुछ दल जो थे वो आपस में पूर्णतः संघर्ष कर रहे थे, जिसमें पहला दल कौन सा था? तो वो था सब जिरोंदिस्ट दल। ये कौन सा था भाई? इस दल के सदस्य फ्रांस के जिरोंद प्रांत से आते थे और ये सदस्य पेरिस के अत्यधिक महत्व को लेकर पूर्णतः विरोध के अंदर थे। ये कहते थे साहब कि जो पेरिस है वो अपने आप में ही पूर्णतः फ्रांस का प्रतिनिधित्व कर रहा है और जो ये सिर्फ कुछ क्षेत्र जो है वो पूर्णतः एक बहुत बड़े क्षेत्र के ऊपर शासन कर रहा है, जो कि पूर्णतः गलत है। इनका मानना था कि पेरिस फ्रांस नहीं है, ये आदर्शवादी, अव्यावहारिक और गणतंत्रवादी तथा अनुभवहीन थे। ये पूर्णतः ये मानते थे, ये आदर्शवादी थे, जिनका मानना था कि सब पेरिस जो है वो असली फ्रांस को पूर्णतः नहीं बताता, अन्य प्रांतों का भी यहां पर सहभागिता होनी चाहिए। ब्रिसो और मांदारोला इस दल के प्रमुख नेता थे। पर इसका संघर्ष किससे चल रहा था और ये संघर्ष क्यों चल रहा था, इस बात को ध्यान से समझना। जब राजतंत्र समाप्त हुआ तो राजनीतिक शक्ति वापस लेने के लिए दलों के बीच में संघर्ष हुआ। ये ऐसे दल थे, सामान्य लोग जो थे वो इन दलों के अंदर विभाजित हो गए थे। जो जिरोंदिस्ट विचारधारा के थे वो जिरोंदिस्ट कहलाए, जो जैकोबिन विचारधारा के थे वो पूर्णतः जैकोबिन कहलाए। ये जैकब चर्च से संबंधित थे। ये अत्यंत उग्र, व्यावहारिक और गणतंत्रवादी थे। इन्होंने ही आतंक का राज्य स्वरूप 1 सितंबर हत्याकांड को पूर्णतः किया। 1 सितंबर हत्याकांड को पूर्णतः किया। रॉबिस्पियर दांता मारा इसी दल के जो है वो सदस्य थे। रॉबिस्पियर ने सद्गुणों के राज्य की स्थापना को लेकर आतंक का राज्य जो है वो स्थापित किया। मजदूर वर्ग इस दल का पूर्णतः समर्थक था, क्योंकि मजदूर वर्ग, और मैं जनसंख्या के हिसाब से कहूं तो एक बड़ा वर्ग जो था इसका पूर्णतः समर्थित था। तो फ्रांस की ताकत अब धीरे धीरे जैकोबिन दल के पास पूर्णतः जाती जा रही थी और उसका कारण था साहब 1 सितंबर का हत्याकांड। सितंबर के अंदर एक ऐसा हत्याकांड हुआ जिसने पूरी तरीके से फ्रांस की राजनीति और इतिहास को बदल के रख दिया। प्रशा के साथ युद्धरत होने के दौरान जैकोबिन दल के सदस्यों द्वारा फ्रांस के राजतंत्र समर्थक या शत्रु देशों के साथी लोगों की मौत को घाट पूर्णतः उतारा गया। यह हत्याकांड दांते की अध्यक्षता में 2 से 6 सितंबर 1792 को के दौरान हुआ, इसलिए इसे सितंबर हत्याकांड के नाम से पूर्णतः जानते थे। जो भी लोग इस चीज के समर्थक थे, इससे आपके विदेशी देशों का भी पूर्णतः समर्थन होना चाहिए और गणतंत्र के खिलाफ थे, उनका यहां पर पूर्णतः हत्याकांड किया गया। 20 सितंबर 1792 से 26 सितंबर 1795 के दौरान फ्रांस का शासन नेशनल कन्वेंशन द्वारा चलाया गया। यह काल जैकोबिन और जिरोंदिस्ट दलों के आपस में संघर्ष और साथ साथ में जैकोबिन दल द्वारा किए गए हत्याकांडों के लिए पूर्णतः जाना जाता है। बावजूद इसके फ्रांस के अंदर कन्वेंशन ने विदेशी शक्तियों से देश की रक्षा करते हुए वहां के गणतंत्र की स्थापना करी। जैकोबिन व जिरोंदिस्ट दल पेरिस के महल राजा पर अभियोग व सितंबर हत्याकांड की जिम्मेदारी पर आपस में पूर्णतः संघर्षरत रहे और इन दोनों का जो संघर्ष था वो पूर्णतः चलता गया। विचारधारा पूर्णतः यहां पर अलग अलग थी और चाहते थे सब राजनीतिक ताकत एक बन सकें। पर क्या फ्रांस के अंदर सिर्फ इतनी स्थिति थी? नहीं, फ्रांस के अंदर अब धीरे धीरे आतंक का राज बढ़ता जा रहा था। क्यों? क्योंकि जैकोबिन द्वारा जो की जा रही गतिविधियां थी उससे एक डर का माहौल, एक भय का माहौल जो था वो बढ़ता जा रहा था। जैकोबिन दल के नेता रोबेस्पियरो ने विदेशियों से देश की रक्षा और देश में गणतंत्र की सुरक्षा के लिए नियंत्रण व दंड की नीति बनाई। यद्यपि यह क्रांति विरोधियों और विदेशी शत्रुओं से निपटने के लिए आवश्यक भी थी, लेकिन जो तरीका था वो अपने आप में पूर्णतः गलत था। लेकिन इस दल के सदस्यों ने परस्पर वैमनस्य तथा निजी महत्वाकांक्षाओं को संतुष्ट करने के लिए भी इसको अपनाए रखा। इस महाआतंक की समाप्ति 17 जुलाई 1794 को रॉबिस्पियर के खात्मे से हुई, क्योंकि रॉबिस्पियर जो था वो अपने आप में चाह तो स्वतंत्रता रहा था, लेकिन जिससे भी वैमनस्य है उसको मौत के घाट उतारा जा रहा था और उससे एक आतंक का माहौल जो था वो पूर्णतः बनता जा रहा था। तो कुछ ऐसी स्थिति हमें फ्रांस की क्रांति की देखने को मिल रही है। पर फ्रांस की क्रांति की, या मैं कहूंगा सब फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव क्या पड़ा? क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि अमेरिकी क्रांति एक प्रेरणा स्रोत के तौर पे काम किया, क्या फ्रांस में भी स्थिति अपने आप में पूरी तरीके से नॉर्मल हो गई थी? नहीं, फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव तो बड़े स्तर पर पड़ा और फ्रांसीसी क्रांति से ही पूरी की पूरी यूरोप के अंदर धीरे धीरे राष्ट्रवाद की भावना जो थी वो पूर्णतः बढ़ती जा रही। मानव अधिकारों की घोषणा के साथ मनुष्य को जन्मजात प्राकृतिक अधिकारों की घोषणा की गई, जिन्हें राज्य द्वारा नहीं छीना जा सकता। चाहे किसी भी स्थिति के अंदर कुछ ऐसे अधिकार हैं जो राज्य द्वारा नहीं छीने जा सकते। मॉन्टेस्क्यू द्वारा दिया गया शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत आज भी प्रजातांत्रिकों देशों के जो है वो शासन संचालन का एक बड़ा आधार है। जो देश प्रजातंत्र के अंदर विश्वास रखते हैं उनके लिए एक बड़ा आधार है। विशेषाधिकार युक्त वर्ग का यहां पर पूर्णतः अंत हुआ और समानता का सिद्धांत जो था वो लागू किया गया।
कुलीन और सामंती व्यवस्था का यहाँ पर अंत हुआ तथा वंशानुगत नौकरशाही जो है वह सैनिक व्यवस्था का यहाँ पर पूर्णतः अंत हुआ। हमें देखने को मिलता है कि जो कुलीन और अभिजात वर्ग था, जो राजा के पीछे खड़ा हुआ था, लेकिन असली ताकत का केंद्र वो था, प्रभावित करता था राजा की नीतियों को, उस पूरी के वर्ग का पूर्णतः खत्म हुआ। सेना के संबंध राष्ट्र से जुड़ा तथा राजा से व्यक्तिगत निष्ठा और स्वामी भक्ति का अंत यहां पर हुआ। तब कोई व्यक्ति जो है उसके प्रति स्वामी भक्ति नहीं होती, देशभक्ति जो है वो पूर्णतः हो सकती है। फ्रांस की क्रांति ने जो राष्ट्रीयता की लहर फ्रांस में उठाई वो यूरोप के अन्य राष्ट्रों तक भी पहुंची, जो कि इटली और जर्मनी के एकीकरण का एक बड़ा आधार बनी। कि साहब फ्रांस के अंदर जो क्रांति थी वो अपने आप में इतने बड़े स्तर पर लोगों तक पहुंची कि इटली और जर्मनी का जो एकीकरण हुआ उसके पीछे प्रेरणा कौन था? सब पूर्णतः फ्रांस था। मजहब को व्यक्तिगत विषय बना दिया और सेक्युलर राज्यों की अपर स्थापना हुई। सेक्युलर राज्य यानी कि धर्मनिरपेक्ष राज्य। सब राज्य का कोई धर्म नहीं है, लोग जो है उनका खुद का कोई निजी धर्म हो सकता है, मतलब धर्म जो है वो निजी तौर पर हो सकता है। शिक्षा को चर्च से अलग कर उसे जीवन उपयोगी और राष्ट्र हित के अंदर हितकारी पाठ्यक्रम से संबंधित किया। मजदूरों, किसान और मध्यम वर्ग को राजनीतिक रूप से शासन संचालन का अधिकार जो था वो पूर्णतः मिल गया था। अब सामान्य वर्ग भी, उनका राजनीतिक सशक्तिकरण धीरे धीरे बढ़ चुका था। शासन की संप्रभुता राजा से निकलकर जनता के अंदर निकट हो गई। साहब जनता जो है वो ही अपने आप में ताकतवर है, जनता ही पूर्णतः जनार्दन है। निरंकुशता राजतंत्र की समाप्ति हुई और गणतंत्र का यहां पर आगाज हुआ। प्रजातंत्र की शुरुआत विश्व में इसी क्रांति से होना मानी जाती है। और मैं कहूंगा कि साहब 1789 की जो ये फ्रांस की क्रांति थी, ये अपने आप में पूरी की पूरी विश्व में एक ऐसे प्रतीक के तौर पर जानी जाती है जिसने राजतंत्र को खत्म करके, राजतंत्र के शोषण को खत्म करके प्रजातंत्र की स्थापना आई। लोगों के अंदर स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो भावना थी वो पूर्णतः धीरे धीरे बढ़ती गई। तो आज की क्लास यहीं तक ही। आगे वाली क्लास के अंदर यानी भाग नंबर 3 के अंदर हम चर्चा करेंगे नेपोलियन के बारे में। तो आशा करता हूं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। मिशन ज्ञान के परिवार के साथ बने रहे, इन क्लासेस को निरंतर शेयर कीजिए। अंत में एक ही बात, भारत है मेरी जान और मिशन है मेरा ज्ञान। जय हिंद, जय भारत और जय राजस्थान। थैंक यू सो मच।